नमस्कार, मैं देवेंद्र गौतम नुक्ताचीनी न्यूज यानी NCN में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आज का मुद्दा के तहत कोरोना पर। कोरोना रिटर्न ऑफ ड्रैकुला। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे डरावना उपन्यास कौन सा है और सबसे खूंखार पात्र कौन सा है, तो आप तपाक से कहेंगे कि सबसे डरावना उपन्यास है बराम स्टोकर का ड्रैकुला और सबसे खूंखार पात्र है ड्रैकुला यानी खून पीने वाला पिशाच। इस उपन्यास का दूसरा पार्ट है रिटर्न ऑफ ड्रैकुला यानी ड्रैकुला की वापसी, खून पीने वाले पिशाच की और ज़्यादा ताकत के साथ वापसी। कोरोना के साथ भी यही है। 2020 में कोरोना का जो पहला चरण आया था वो ड्रैकुला की तरह था और अभी जो नया रूप आया है वो ड्रैकुला की वापसी की तरह है। इसके संक्रमण की गति इतनी तेज है कि हर कोई हैरान है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में कोरोना की दूसरी और तीसरी पीढ़ी ने उत्पात मचा रखा है। कहीं ब्रिटेन का स्ट्रेन लोगों को भयभीत कर रहा है, कहीं अफ्रीका का। हमारे वैज्ञानिक पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, उनका विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि कोरोना का ये जो रूप है, जो नया स्ट्रेन है, वो पहली पीढ़ी से कई गुना ज़्यादा संक्रामक और कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। अब संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पहला चरण जो था, पहली पीढ़ी की कोरोना की, वो सितंबर 2020 में मंद होने लगी थी। धीरे धीरे हमारे अंदर का डर दूर होने लगा था। लॉकडाउन भी धीरे धीरे खुलने लगा था, काफ़ी हद तक खुल गया था। अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पर वापस आने लगी थी, जनजीवन सामान्य होने लगा था। लोगों ने मान लिया था कि अब संकट का समय खत्म हो चुका है। लेकिन मार्च 2021 के बाद अचानक जो मामले बढ़ने शुरू हुए तो बढ़ते ही चले गए। मौत का आंकड़ा भी बढ़ता गया, संक्रमण का आंकड़ा भी बढ़ता गया। आज 1.5 लाख से भी ज़्यादा जा चुका है अभी तक की जो रिपोर्ट है, जबकि कई जगहों से अभी आंकड़ा आना बाकी है। इस स्थिति को कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, पूर्ण लॉकडाउन से बचने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए कि पूर्ण लॉकडाउन लगने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था इस झटके को शायद ही बर्दाश्त कर पाए। बहुत मुश्किल स्थिति आ जाएगी। हमारे RBI के गवर्नर ने भी ये बात कह दी है और जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। दिल्ली सरकार ने सीधा सीधी कह दिया कि हम कंटेनमेंट वाइज सील करने का काम करेंगे। जहाँ कोरोना का मामला आएगा वहाँ हम ये करेंगे, सील करेंगे उस इलाके को। पूरी तरह से हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। कुछ राज्यों ने रात्रिकालीन कर्फ्यू की घोषणा की है। दिन में 144 लागू है,
इसमें दिल्ली भी शामिल है, उत्तर प्रदेश भी शामिल है, कई राज्य शामिल हैं। सबसे बुरी स्थिति महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में अगर स्थिति काबू में नहीं आती है तो वहाँ हालत ये होगी कि पूर्ण लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता बचेगा नहीं। ऐसा संकेत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दे भी दिया है। नतीजा ये हुआ है कि वहाँ मजदूरों के बीच, प्रवासी मजदूरों के बीच भगदड़ मच गई है। वे ट्रेनों से, बसों से अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। उद्योगों को, कल कारखानों को चलाना मुश्किल हो गया है। लाख समझा रहे हैं कारखानेदार कि आपको कोई कष्ट नहीं होगा, पिछली बार की स्थिति नहीं होगी, आपका वेतन नहीं काटा जाएगा, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। लेकिन एक बार दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वही स्थिति प्रवासी मजदूरों की है। उनको लगता है कि पता नहीं कब प्रधानमंत्री जी टीवी स्क्रीन पर उपस्थित हों और कह देंगे कुछ घंटों के बाद पूर्ण लॉकडाउन पूरे देश में होने जा रहा है, ट्रेन, बस, सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो फिर उनको पैदल हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके घर जाना पड़ेगा, कष्टदायक यात्रा करके। इस डर से उनके यहाँ भगदड़ मच गई है। दिल्ली में भी भगदड़ की कुछ अफवाहें उड़ी थी, लेकिन वो निर्मूल हो गई। यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अब स्थिति हुई कि पिछली बार जो मजदूर गए थे उनमें से 50% ही काम पर वापस आए, और अब महाराष्ट्र से अगर वो 50% भी लौटने की स्थिति में है तो क्या होगा महाराष्ट्र के कल कारखानों का, वहाँ की अर्थव्यवस्था का, सोचने का विषय है। हालांकि इस बार, पिछली बार जो पहली लहर आई थी कोरोना की, उस समय हम बिल्कुल निरीह थे, हमारे पास कोई दवा नहीं थी, उसकी बहुत गहराई से समझ नहीं थी। वैक्सीन बनाने का काम चल रहा था। अब हमारे पास वैक्सीन है, दवाएं हैं, हम उनका, कोरोना का मुकाबला करने की स्थिति में हैं, इसलिए पूर्ण लॉकडाउन की ज़रूरत है नहीं। ये कहना है कुछ विशेषज्ञों का कि जब तक हर्ड इम्यूनिटी का स्टेज नहीं आएगा, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि 60% के लगभग आबादी कोरोना से संक्रमित होकर और ठीक हो जाए, उसके अंदर एंटीबॉडीज का विकास हो जाए, तो 60% के अंदर अगर एंटीबॉडीज विकसित हो जाएंगी तो बाकी बची हुई आबादी सुरक्षित हो जाएगी कोरोना से। अब कितने प्रतिशत लोग संक्रमित हुए, इसके लिए सीरो सर्वे हुआ था, कई बार हुआ। तो पिछला जो सीरो सर्वे हुआ था उसमें पाया गया कि कहीं कहीं 50% लोग कोविड से संक्रमित होकर के इलाज के बाद या बिना इलाज के भी बच गए, उनके अंदर एंटीबॉडी का विकास हो गया। तो कहीं यह आंकड़ा 20% रहा, कहीं 30%, गाँवों में तो और भी कम। उस समय 50% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी का विकास तब होता जब लोग घरों में बंद नहीं होते, बाहर निकलते, तो जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा है वो संक्रमित होकर के बिना किसी दवा के ठीक हो जाते, हुए भी, पता भी नहीं चला कि वो कब संक्रमित हुए और कब ठीक हो गए।
तो अब 60% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज के विकसित होने तक अगर कोरोना का प्रकोप जारी रहेगा तो स्थिति नाजुक रहेगी। ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद भी हर्ड इम्यूनिटी का चक्र पूरा हो जाने पर भी कभी ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा, इसका समूल नाश हो जाएगा या वायरस विलीन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जैसे दूसरी वायरस जनित बीमारियां हैं, उसी तरह यह हमारे बीच मौजूद रहेगा। लोग संक्रमित होंगे, उनका इलाज होगा, वो ठीक होंगे, और लेकिन इससे कोई डर भय का वातावरण नहीं रहेगा। अन्य बीमारियों की तरह ये बीमारी भी होगी, ठीक होंगे लोग। आज का मुद्दा में बस इतना ही। आपसे एक अनुरोध करूंगा कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताएं। और सब्सक्राइब कर लेने से, बेल आइकन दबा लेने से होगा क्या कि हम जब भी किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे तो उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। अब आपसे विदा चाहूँगा, फिर कल मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।